हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है मेरे सारे बच्चे बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक। और अगर अभी आप नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ करिए, क्योंकि एग्जाम्स की डेट्स क्या कहते हैं अभी नहीं आई हैं और 2 महीने आपके पास हैं, तो आपको बहुत मन लगाकर पढ़ना है। ठीक है। अब दूसरी बात, हम लोगों ने लास्ट क्लास में बेटा ठीक रेशियो हम लोग पढ़ रहे थे और मैंने आपको क्या कहते हैं रेशियो के कॉन्सेप्ट तक आपको मैंने पढ़ा दिया था। आज मुझे आपसे क्या डिस्कस करना है, प्रपोर्शन। ठीक। तो आज की क्लास में हम लोग प्रपोर्शन के बारे में जानेंगे। ठीक। और फिर दूसरी चीज, आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और एट द एंड जो क्वेश्चन ऑफ द डे था मैं उसको भी क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। ठीक। अब आप मुझे सभी लोग ये बताइए सबसे पहले कि अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रपोर्शन क्या होता है, प्रपोर्शन की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप मुझे क्या करोगे? तो बहुत बच्चे क्या कहते हैं, मुझे इस चीज को नहीं बता पाते या जो बताते हैं एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं बता पाते। तो पहले तो प्रपोर्शन को बहुत आसानी से समझना है कि प्रपोर्शन होता क्या है। ठीक। जिससे कि आप कभी भी इसके बारे में कोई भी आपसे पूछे तो आप क्या कहते हैं उसको हमेशा बता सके। देखिए, अब मुझे एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो आपको कोई सुंदर कन्या पसंद है, बहुत अच्छी कन्या, ठीक, आपको बहुत अच्छी लगती है। अब आपने किसी तरीके से भीख मांगकर उससे आपने क्या कर ली, फ्रेंडशिप। क्या कर ली, फ्रेंडशिप कर ली आपने किसी तरीके से। ठीक। तो अभी वो गर्ल क्या है, आपकी फ्रेंड है। ठीक। अब आपने क्या कहते हैं धीरे धीरे अप्रोच करते हुए ठीक आपने प्रॉमिस कमिट करते हुए भगवान की दुआ से ठीक आपकी क्या हो गई, उससे शादी हो गई। ठीक। तो वही लड़की अब आपकी क्या कहलाएगी, वाइफ। यानी बात समझ में आ रही है कि एक गर्ल थी ठीक, जो क्या कहते हैं एक समय में क्या थी, आपकी फ्रेंड थी, लेकिन एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई, आपने सारे प्रोमिसेस क्या कहते हैं पूरे किए और उसके बाद उस लड़की ने आपसे शादी की और वो आपकी क्या कहलाई, वाइफ। यही क्या कहते हैं प्रपोर्शन है। समझो, ये फ्रेंडशिप केस क्या है पता है, रेशियो है। ठीक, ये मैं पढ़ा चुका हूं। और जब कंडीशन सेटिस्फाई कुछ हो जाएगी तो यही वाइफ वाला केस क्या हो जाएगा पता है तुमको बेटा, प्रपोर्शन। ठीक है। तो अब वो कंडीशन क्या है, ठीक, इसको समझते हैं। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं हमारी स्लाइड की ओर। देखो, अब प्रपोर्शन की डेफिनेशन समझो। अच्छा, डेफिनेशन पढ़ने से पहले एक चीज और मैं आपसे पूछता हूं, जैसे क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं वो जानते हैं कि मेरा एक पेट क्वेश्चन होता है कि भाई ये बताओ सभी लोग कि कितने रेशियो प्रपोर्शन में हो सकते हैं। ठीक। तो आप सभी कहोगे कि सिर्फ और सिर्फ 2 रेशियो ही प्रपोर्शन में हो सकते हैं। ठीक, देखिए मैंने यहां पर लिखा है कि 2 डिफरेंट रेशियो ही क्या होंगे, सिर्फ प्रपोर्शन में। अब मैंने क्या कहा कि एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो वो कंडीशन क्या है, इक्वालिटी की कंडीशन है। यानी इसका मतलब कि अगर 2 डिफरेंट रेशियो ठीक अगर इक्वल हो जाएंगे तो तब वही क्या कहते हैं फिनोमिना क्या कहलाएगा, प्रपोर्शन कहलाएगा। मतलब क्या है, जैसे देखो मैंने यहां समझाया है, एक रेशियो था एच टू बी ठीक, और दूसरा रेशियो था सी टू डी। तो मैंने इसको ए बाई बी लिख लिया और इसको क्या लिख लिया, सी बाई डी लिख लिया। अब अगर ये इक्वल हो गए दोनों रेशियो ठीक, तो यही इक्वालिटी की कंडीशन क्या कहलाएगी, प्रोपोर्शनैलिटी की कंडीशन, या प्रोपोर्शनल क्या कहते हैं, ये दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिला मुझे, AD इज इक्वल टू BC। ठीक, तो ये आप याद रखिएगा, जो AD इज इक्वल टू BC है यही क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी की कंडीशन है, जहां पर ABCD क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो A और B न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है पहले वाले रेशियो के, और C और D न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है किसके, दूसरे वाले रेशियो के। क्लियर है इतनी बात। ठीक, तो ये तो बात हुई क्या कहते हैं प्रपोर्शन की रेशियो के फॉर्म में। लेकिन एक और प्रोपोर्शनैलिटी की कंडीशन होती है, और किसके रेफरेंस में होती है वो बेटा, नंबर के रेफरेंस में होती है। जैसे मैं कहूं कि कुछ नेचुरल नंबर्स हैं, क्या नेचुरल नंबर्स प्रोपोर्शन में हो सकते हैं, तो आपका जवाब होगा हाँ सर, नेचुरल नंबर्स भी प्रोपोर्शन में हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो फिर मेरा अगला क्वेश्चन होगा बेटा कितने, तो आप कहोगे सर ओनली एंड ओनली 4 नंबर्स।
तो इसका मतलब क्या निकला कि अगर आपके पास मान लीजिए 4 नेचुरल नंबर्स हैं, जैसे मैंने लिया ए बी सी और डी, ठीक, आप कुछ भी ले सकते हो, ये तो मैंने ए बी सी डी इसलिए लिया कि आपको मैं क्या कहते हैं कंडीशन डिफाइन कर सकूं, ठीक। तो ए बी सी डी कोई 4 नंबर है। अब नंबर के केस में क्या कहते हैं, आपकी कंडीशन क्या होगी, इसको समझते हैं। जब आप छोटे क्लास में रहे होगे, जब आपको 6th-7th में रेशियो पढ़ाया गया होगा, तो आपकी मैम ने या सर ने आपको एक चीज पढ़ाई होगी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं। तो मैंने मान लो 4 नंबर लिखे, ए बी सी और डी, ये 4 नंबर है। अब पहले समझो कि मीन और एक्सट्रीम का मतलब क्या है। एक्सट्रीम मतलब जो अंत पे हो, ठीक। तो अंत में LHS एंड में कौन है, ए, और RHS के एंड में कौन है, डी। तो ए और डी क्या हो गए, एक्सट्रीम नंबर्स। बीच में कौन है आपके, बी और सी, तो ये क्या हो गए आपके मीन नंबर्स। तो मैंने ये कहा कि अगर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ठीक, इक्वल हो जाए प्रोडक्ट ऑफ मीन के, तो यही कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी तो हम कह सकते हैं कि ये चारों के चारों नंबर क्या हो जाएंगे, प्रपोर्शन में हो जाएंगे, ठीक। तो मल्टीप्लाई कर दो, तो a इंटू डी, ठीक। तो a इंटू डी और फिर क्या हो जाएगा आपका b इंटू सी, तो ये क्या हो जाएगा AD इज इक्वल टू BC। तो आप एक चीज देख पा रहे हो, कंडीशन दोनों की सेम है, ठीक। कंडीशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, बस समझाने का तरीका क्या है, अलग है। यहाँ ABCD क्या थे, नेचुरल नंबर्स थे, ठीक। यहाँ ABCD क्या है, 2 डिफरेंट रेशियो के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो चाहे आप नंबर्स के सेंस में बात करो, चाहे आप रेशियो के सेंस में बात करो, अगर चीजें इक्वल हो जाएंगी, ठीक, तो वही कंडीशन क्या कहलाएगी, प्रोपोर्शनैलिटी की या प्रोपोर्शन हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात, ठीक, सबको बात समझ में आ रही है। चलिए अब हम टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन के बारे में बात करेंगे। और एक चीज जान लो, जैसे कि ये मत समझा करो कि मैं रिकॉर्डेड लेक्चर दे रहा हूं तो आपको हाँ नहीं बोल रहा हूं। अगर मैं आपसे, जैसे आपको तो पता है क्लास में जब मैं पूछता हूँ बात समझ में आ रही है, तो आप लोग क्या कहते हो क्लास में, हाँ सर आ रही है। तो यहाँ पर भी आपको बिल्कुल ऐसे ही समझना है कि मैं आपको सामने पढ़ा रहा हूँ, और जब भी मैं आपसे पूछूं कि हाँ बात आ रही है, तो आपको बोलना है हाँ सर आ रही है। अब कुछ बदमाश बच्चे क्या कहेंगे, सर हमें तो नहीं आई, तब आप कैसे करोगे। तो उसके लिए आप इस वीडियो को एक बार और देख लेना बेटा, ठीक है, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। क्लियर है इतनी बात, ठीक ना। अब देखो टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन की हम बात कर रहे थे, तो टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन क्या होता है, ठीक। कितने टाइप्स के हमारे प्रोपोर्शन होते हैं, तो आप कहोगे सर टोटल 3 टाइप के क्या होते हैं, प्रोपोर्शन होते हैं। कौन कौन से, मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन। तो चलो एक एक करके सारे प्रोपोर्शनैलिटी की डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने हेडिंग लगाई है आपकी क्या बेटा, मीन एंड थर्ड प्रोपोर्शन। अब आपको समझना है कि मीन और थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, ठीक, बहुत ध्यान से समझना है इस बात को। पहले तो मीन का मतलब मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए, ठीक, एक रेशियो था A/B, ठीक, क्योंकि भाई रेशियो के सेंस में बात कर रहे हैं हम लोग, और 2 रेशियो होने चाहिए तभी क्या कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी लगेगी। तो एक रेशियो क्या है A/B और दूसरा रेशियो क्या है B/C। अब जब आप इन दोनों को ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे आपके पास टोटल वेरिएबल कितने हैं, 3। कौन कौन से, A, B और C के फॉर्म में, ठीक है। अब ये बताओ A क्या है, फर्स्ट वेरिएबल है, B क्या है, सेकंड वेरिएबल है, और C क्या है, थर्ड वेरिएबल है। तो एक बात यहाँ पे ये समझ लेना कि जो फर्स्ट वेरिएबल है उसी को फर्स्ट प्रोपोर्शन कहते हैं, जो सेकंड वेरिएबल का एक्सप्रेशन निकलेगा उसी को सेकंड प्रोपोर्शन या मीन प्रोपोर्शन बोलेंगे, जो थर्ड वेरिएबल का एक्सप्रेशन निकलेगा उसी को थर्ड प्रोपोर्शन बोलेंगे। मतलब यहाँ जो ये जो नेमिंग की गई है मीन और थर्ड, ठीक, ये क्या कहते हैं लेटर की पोजीशन के हिसाब से की गई है, ठीक। तो ए पहली पोजीशन थी, बी दूसरी पोजीशन थी और सी आपकी क्या थी, तीसरी पोजीशन थी। तो अकॉर्डिंग टू पोजीशन इसकी नेमिंग की गई है। तो अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो जैसे मेरे पास 2 रेशियो थे A/B और B/C, तो यानी दोनों में कौन सा वेरिएबल कॉमन है, सेकंड वेरिएबल कॉमन है, ठीक। तो अगर ये दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो कर दिया इसको इक्वल मैंने। जब आप इक्वल कर दोगे, ठीक, तो A/B बराबर B/C, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये क्या हो जाएगा, B² बराबर
AC और B की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट ऑफ AC। तो आपको एक्सप्रेशन क्या मिला कि B इज इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट ऑफ AC। यही क्या कहलाएगा आपको मीन प्रपोर्शन। तो अब क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे कि आपसे पूछ लेगा फाइंड आउट द मीन प्रपोर्शन ऑफ 9 एंड 4। ठीक, अब आपको पता ही नहीं है, तो अगर आपको मीन प्रपोर्शन पूछा है इसका मतलब आपको अंडर रूट ऑफ क्या करना है 9 इंटू 4, और 9 इंटू 4 क्या होता है 36, और 36 का रूट क्या हो जाएगा 6, यानी मीन प्रपोर्शन क्या निकल गया 6 निकल गया। तो बात समझ में आ गई सबको, क्लियर है यहाँ पर। अब चलिए थर्ड प्रपोर्शन की बात करते हैं। देखो यहाँ पर बहुत आसान है थर्ड प्रपोर्शन, समझो। आप देख रहे होगे कि मैंने मीन और थर्ड एक ही में लिख दिया है, क्यों, क्योंकि इन दोनों को एक ही एक्सप्रेशन से डिफाइन किया जा सकता है। जैसे आपने कंडीशन लिखी बी स्क्वायर बराबर AC, ठीक, तो मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले सिखाया कि जो वेरिएबल थर्ड C है, ठीक, यही थर्ड वेरिएबल है और यही क्या है थर्ड प्रपोर्शन है। ठीक, तो अगर मैं C बराबर लिखूं तो C बराबर मुझे क्या मिलेगा बी स्क्वायर अपॉन A मिलेगा, और यही C इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन A क्या कहलाएगा बेटा, ये आपका थर्ड प्रपोर्शन कहलाएगा। तो अगर आपको क्या कहते हैं कभी भी कोई थर्ड प्रपोर्शन पूछ ले तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बी स्क्वायर अपॉन A, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा आप क्या कहते हैं मुझे थर्ड प्रपोर्शन बताइए 4 और 9 का, ठीक, सपोज दैट, तो आप क्या करोगे 4 आपका क्या है सेकंड वेरिएबल, तो 4 इंटू 4 और डिवाइड बाय कितना 9, तो आपका जो थर्ड प्रपोर्शन होगा वो क्या हो जाएगा 16/9 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक। तो आपको ऐसे चीजों को क्या करना है समझना है। अब हम बात करते हैं फोर्थ प्रपोर्शन की। देखो ये तो और भी आसान है। अभी मैंने तुम्हें 5 मिनट पहले प्रोपोर्शनैलिटी की कंडीशन क्या समझाई, मैंने कहा दो रेशियो होंगे डिफरेंट, तो ये क्या हो जाएगा AD इज इक्वल टू BC कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अच्छा, जब फोर्थ प्रपोर्शन आया तो अब आपके दिमाग में ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि यार फोर्थ प्रपोर्शन का मतलब है कि गुरुजी डेफिनेटली यहाँ पर कोई फोर्थ वेरिएबल की बात करेंगे, और अगर गुरुजी फोर्थ वेरिएबल का एक्सप्रेशन डिफाइन कर लें तो वही चीज क्या कहलाएगी फोर्थ प्रपोर्शन कहलाएगी। तो ये चीज मैं पहले आपको बता चुका हूं, यानी AD इज इक्वल टू BC। तो अगर आप D की वैल्यू निकालोगे तो D की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी BC अपॉन A, और यही D आपका क्या कहलाएगा बेटा फोर्थ प्रपोर्शन कहलाएगा। इट मीन्स कि वेरिएबल जो D का जो क्या कहते हैं एक्सप्रेशन मिलेगा वही क्या होगा फोर्थ प्रपोर्शन कहलाएगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक। तो ये आपका हो गया प्रपोर्शन और टाइप्स ऑफ प्रपोर्शन। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट और मैं पढ़ाता हूं क्लास में जिसका नाम है सीता बराबर गीता, ठीक। कॉन्सेप्ट तो बहुत है, अप्रोचेस तो बहुत हैं जो क्वेश्चन टू क्वेश्चन समझेंगे, तो इस अप्रोच को भी मैं आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन समझाऊंगा, ठीक, क्योंकि वहां पर आप इस चीज को बहुत अच्छे से अपने आप से कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम बेसिक क्वेश्चंस करेंगे और फिर जो क्वेश्चंस के अंदर अगर कोई और कॉन्सेप्ट नया निकल के आता है तो हम उसको क्या करेंगे डिस्कस करेंगे, ठीक। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्या क्वेश्चन बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन 3:2 एंड x:6 इफ बोथ द रेशियो आर इन प्रपोर्शन। तो अभी मैंने क्या बताया प्रोपोर्शनैलिटी की कंडीशन, दोनों रेशियो क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए, यही तो बताया मैंने, तो कर दो इक्वल। तो ये क्या है 3/2 और ये इज इक्वल टू कितना बेटा x/6। अब ये कट जाएगा, अगर आपको काटना आता है तो, वैसे मुझे पता है कि आप तैयारी कर रहे हो तो आपको काटना आता ही होगा, ठीक। तो ये 2 1 जा और ये 2 कितना 3 जा और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। तो इट मीन्स कि आप x की वैल्यू क्या निकाल पाए 9, और कब निकाल पाए जब आपको पता था कि प्रोपोर्शनैलिटी की कंडीशन क्या होती है जब दोनों रेशियो क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं। अगर सोचो अगर ये चीज आपको नहीं पता होती तो क्या आप इस चीज को निकाल पाते, तो आप बिल्कुल भी इस चीज को नहीं निकाल पाते। क्लियर है इतनी बात, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हाट इज द लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड from given number 4735 so that these numbers are in proportion। क्वेश्चन का हिंदी में मतलब क्या निकला, पहले हिंदी में समझो। कह रहा है क्वेश्चन में कि भाई आपके पास 4 नंबर है, कौन कौन से 4 नंबर है, एक 4 है, एक 7 है, एक 3 है और एक 5 है।
आप इन चारों नंबरों में से क्या माइनस करोगे, कौन सा एक ही नंबर चारों में से माइनस करोगे कि माइनस करने के बाद, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये चारों के चारों नंबर क्या हो जाए, प्रपोर्शन में। ठीक, तो अब आप याद करो, अभी मैंने 5 मिनट पहले नंबर के फॉर्म में प्रोपोर्शनैलिटी की कंडीशन क्या बताई। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी AD इज इक्वल टू BC। ठीक, तो अब आप चेक करो क्या गिवन नंबर में क्या ये नंबर्स प्रोपोर्शन में है, तो आप कहोगे नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए 5 4 जा 20, 7 3 जा 21, तो क्या इक्वल है? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब कि अब हमें कुछ ना कुछ इसमें ऐसा करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये चारों नंबर क्या हो जाए, प्रोपोर्शन में हो जाए। तो अब देखो, अब सोचो कैसे करोगे। तो बेसिक अप्रोच पहले जानो, ठीक, घटिया अप्रोच जिसको मैं कहता हूँ। ठीक, पहले आप क्या करोगे, आपका प्यारा x जो आपको छोड़ के चली गई है बेचारी। ठीक, तो अब आपने क्या मान लिया कि दोनों सब में हमने कॉमन नंबर क्या माइनस किया, x। ठीक, जब आप सब में x माइनस कर दोगे तो आप कैसे लिखोगे, 4 माइनस एक्स, कॉमा 7 माइनस एक्स, कॉमा ठीक 3 माइनस एक्स और फिर 5 माइनस एक्स। ठीक, अब आपने क्या किया, अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक, तो अब आप क्या करोगे, 4 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स और 3 माइनस एक्स। और यही करते ही आप क्या कहते हैं, एग्जाम में अपने कम से कम 4 से 5 मिनट बर्बाद कर दोगे। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट होगी और फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करनी होगी, सॉल्व करनी होगी। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, काफी लेंदी हो जाएगा। अब तो फिर करें कैसे सर? ठीक, आपके पास क्या कहते हैं, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर करें कैसे। ठीक, तो देखो करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, 2 अप्रोचेस है। एक तो ऑप्शन, जाहिर सी बात है भाई, मैंने यहाँ जानबूझ के आपको ऑप्शन नहीं दिए। ठीक, क्यों नहीं दिए? क्योंकि आप थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करो और सोचो। ठीक, सबसे पहला नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक, तो पहले मैं 1 की वैल्यू पुट करके देखता हूँ, क्या 1 माइनस करने से मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? अगर हो रही है तो ठीक, वरना कुछ और देखेंगे। तो चलो मैं नंबर लिख लेता हूं अगेन, 4 7 3 और 5। अब मैंने हिट एंड ट्रायल लगाया, मैंने सोचा कि चलो मैं 1 माइनस करता हूं। हालांकि आपको ऑप्शन में 1 मिलेगा तो आप ऑप्शन से भी 1 को उठा सकते हो। तो अगर मैं माइनस करूंगा तो आप मुझे ये बताओ कि अगर मैंने यहां से 1 माइनस किया, यहां से किया, यहां से किया और यहां से किया, तो ये क्या हो जाएगा, 3, ये 6, ये 2 और ये 4। अब चेक करो क्या ये प्रोपोर्शन में हो गए। ठीक, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12। वाओ, ये तो बहुत अच्छा हो गया। ठीक, इट मींस ये कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई, यानी आपका आंसर क्या मिल गया, डायरेक्ट 1 मिल गया। क्लियर है? तो ये हो गया, या तो आप मेंटली करिए ठीक सोच के, या फिर आप ऑप्शन उठाइए, या फिर आप एक और हिट एंड ट्रायल देख सकते हैं। अभी आपने देखा था कि मैंने जब ओरिजिनल नंबर में प्रोपोर्शनैलिटी की कंडीशन चेक की थी तो मुझे एक जगह 20 मिला था और एक जगह क्या मिला था, 21। तो आप यहां से भी डिफरेंस देखकर क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल अप्रोच लगा सकते हैं। क्लियर है बात? ठीक, तो हमारा आंसर क्या निकला, 1। अगर मैं इन चारों नंबरों में से एक एक माइनस करता हूं तो जो फिर नए नंबर फॉर्म होंगे वो किस में हो जाएंगे, प्रोपोर्शनैलिटी में हो जाएंगे। क्लियर है बात? ठीक, तो बहुत ध्यान से इसको करना और हमेशा ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन किससे करोगे, ऑप्शन से करोगे। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, देखो सब लोग इतनी सी बात तो अभी तक समझ गए होंगे कि अगर मैं लिखता हूं a/b बराबर 2:3, तो इसका मतलब होता है पहली बात a/b बराबर 2/3, और इसी का मतलब होता है कि a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू क्या है, 3 पार्ट है, किसमें, रेशियो के सेंस में। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता है तो ये चीज नोट कर लेना। ठीक है, वैसे मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें पता होंगी। ठीक, क्योंकि अगर ये चीज नहीं पता होगी तो फिर ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो पहले इस चीज को समझ लेना अगर किसी को नहीं पता है तो। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि a प्लस बी की वैल्यू आपको कितनी दी है, 5। ठीक, रियल वैल्यू नहीं है, पार्ट्स में है। ठीक, तो मन करे तो कांस्टेंट लो वरना मत लो। ठीक, बिना कांस्टेंट के सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे निकालना भी क्या है, रेशियो है। और a माइनस बी की वैल्यू क्या है बेटा, 3। तो बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। अगर आप दोनों इक्वेशनों को जोड़ देंगे तो b कैंसिल हो जाएगा
और 2a की वैल्यू 8 हो जाएगी और a की वैल्यू आपको 4, और अगर आप a की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, चाहे इसमें, तो आपको b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1। ठीक, तो सबसे पहले आपको एक लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके जल्दी से, और ये आप मेंटली कर सकते हो, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो आपको a की वैल्यू क्या मिल गई, 4, और b की वैल्यू क्या मिल गई, 1। अब यही वैल्यू क्या कर दो, जो रिक्वायर्ड पार्ट है उसमें पुट कर दो। तो रिक्वायर्ड पोर्शन क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यानी a मतलब 4, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, प्लस b की वैल्यू क्या है, 1, 1 का स्क्वायर 1 इज टू 16 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, 17 इज टू 15। तो आपका आंसर क्या बना, 17 इज टू 15। क्लियर है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आपको सिर्फ लीनियर इक्वेशन क्या करनी थी, सॉल्व करनी थी। क्लियर है, ध्यान रखना ये जो मेन जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, जो इजी क्वेश्चंस हैं, यही आपके प्री में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि 20 मिनट में जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा प्री में, ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा हेक्टिक सवाल नहीं पूछेगा, वो ऐसे ही इजी क्वेश्चंस आपसे पूछेगा। कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। कह रहा है if rupees 782 is divided into 3 parts proportional to 1/2, 2/3, 3/4, then find the first part। अब ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई भाई। क्या, देखो जब ये नया बच्चा जब इस क्वेश्चन को देखेगा तो वो बहुत अनकंफर्ट फील करेगा। ठीक, देखो क्यों, पहली बात तो वो इस क्वेश्चन का मतलब ही नहीं समझ पाएगा, अगर कोई नया बच्चा यहाँ पढ़ रहा है तो। ठीक, अब उसको कैसे समझना है इस सवाल को, इस चीज को समझो। मैं हमेशा से एक बात कहता हूं कि क्वांट का कोई भी टॉपिक है वो हमारे रियल लाइफ से क्या है, अटैच है। अगर हम क्वेश्चन को अपनी लाइफ से अटैच कर दें तो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग क्या हो जाती है, बहुत इजी हो जाती है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को भी हम अपना बनाएंगे। ठीक, चलो देखो कैसे अपना बनाएंगे। मान लो मेरे 3 भाई हैं, कितने पार्ट्स हो रहे हैं, 3, तो पार्ट मतलब मान लो मेरे 3 भाई हैं, कौन कौन से, एक का नाम ए है, मान लो मैं ए हूं, मेरा दूसरा भाई बी है और मेरा तीसरा भाई क्या है, सी है। हम तीनों काम पे जाते हैं और हम तीनों काम पे जाते हैं और तीनों मिलकर हम कितने पैसे कमाते हैं, 782 रुपीज हम लोग कमाते हैं। अब हमने ये 782 रुपीज हमें किस प्रपोर्शन में मिल रहे हैं, इस प्रपोर्शन में। अब क्वेश्चन में सबसे बड़ा दिक्कत वाली बात ये हो जाएगी कि सर अभी तक तो रेशियो हमें सुंदर मिलते थे, सुंदर का मतलब A/B/C, अगर मैं 2:3:4 कर दूं तब तो ये बहुत अच्छी बात है, हो गया काम, आसान हो गया। ठीक, लेकिन अब यहाँ रेशियो किस फॉर्म में है, ऑलरेडी फ्रैक्शन के फॉर्म में है, यानी A/B/C की बात करें रेशियो के सेंस में, ये 1/2, 2/3 और क्या है 3/4। तो अब इस फ्रैक्शन वाले रेशियो को इंटीजर के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे या सुंदर रेशियो कैसे बनाएंगे, इस चीज को समझो। ठीक, तो देखो कभी भी अगर आपको ऐसा एग्जाम में मिले तो आप डिनोमिनेटर का क्या ले लो बेटा, एलसीएम ले लो हमेशा। ठीक, तो हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है किसका, 2, 3 और 4 का। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 × 3 यानी कितना, 12। तो 12 आपने क्या ले लिया बेटा, एलसीएम। क्लियर इतनी बात। अब पुट कर दो, 2 6 जा 12 और 6 1 जा 6, तो ये 6 हो गया, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 हो गया, 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9। तो अब आप देखिए आपको सुंदर रेशियो मिला, A/B/C क्या मिला, 6:8:9। क्लियर है इतनी बात। तो सबसे पहले तो जो आपका क्या कहते हैं अनकंफर्ट जोन था कि आप इस फ्रैक्शन वाले रेशियो को कैसे आपने इंटीजर में क्या किया, कन्वर्ट किया। अभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, अब हमें क्वेश्चन को एग्जीक्यूट करना है। अब आपको एक चीज यहां पर पढ़ाऊंगा मैं, सीता बराबर गीता। पहले सीता बराबर गीता समझ लो होता क्या है। जैसे मान लो तुम्हारे घर का नाम सीता है, ठीक, तुम्हारा नाम सीता है। अब पापा ने कहा कि सीता बेटा चाय लाओ या सीता बेटा यहाँ आओ, तो इसका मतलब घर में सभी लोग आपको किस नाम से जान रहे हैं, सीता के नाम से। अब क्लास में जो आपका रियल नाम है वो क्या है, गीता है। तो अगर मैंने कहा गीता बेटा होमवर्क करके लाई हो, तो आप कहोगे हाँ सर मैं लाई हूँ। इसका मतलब कि यहाँ पर क्लास में आपको सभी बच्चे किस नाम से जान रहे हैं, गीता। इट मीन्स एक ही ऑब्जेक्ट है, ठीक, लेकिन उसके रिप्रेजेंटेशन कितने हैं, 2।
पहला रिप्रेजेंटेशन सीता है और दूसरा रिप्रेजेंटेशन क्या है बेटा, गीता है। यानी जब हम एक ही ऑब्जेक्ट के दो रिप्रेजेंटेशन मिलते हैं, ठीक, तो हम हमेशा उन दोनों रिप्रेजेंटेशन को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं या इक्वेट करते हैं। ठीक, तो देखो यहां पर भी आपको सीता और गीता दिख रहे हैं, यानी एक ही चीज के दो रिप्रेजेंटेशन। देखो कैसे, ये बताओ, अभी मैंने ये कहा कि हम तीनों भाई मिलकर कितना कमाते हैं, 782। यानी अगर मैं रुपीस की बात करूं, वैल्यू की बात करूं, तो हमारा टोटल कितना है, 782। और हम तीनों भाई देखो रेशियो में भी तो कमा रहे हैं, तो रेशियो में हम तीनों भाई कितना कमा रहे हैं, तो आप कहोगे 8 6 14 और 9 23, यानी 23 पार्ट्स। यानी इसका मतलब अगर मैं रेशियो के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करूं तो a प्लस बी प्लस सी का टोटल क्या हो जाएगा, 23। और अगर वैल्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो वो क्या हो जाएगा, 782। इट मींस कि एक चीज यहां पर सीता है और एक चीज यहां पर क्या है, गीता है। और अगर एक ही चीज के दो रिप्रेजेंटेशन है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो चलो कंपेयर कर दें, तो 23 पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 782। ठीक, तो अगर 23 पार्ट की वैल्यू 782 हो जाएगी तो एक पार्ट की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी बेटा, ठीक, तो 782 को जब आप 23 से डिवाइड करोगे तो ये आपका कितने बार में जाएगा बच्चा, 34 बार में जाएगा। ठीक, तो अब आपको किसका पूछा है, फर्स्ट पार्ट, यानी आपको क्या निकालना है, मेरा पार्ट। तो अब आप रेशियो में देख के बताओ कि मेरा पार्ट रेशियो में कितना है, 6। तो अगर एक पार्ट की वैल्यू 6 है तो 6 पार्ट की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 34 इंटू 6, तो यही क्या हो जाएगा बेटा, 204 हो जाएगा। यानी इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 204। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। बिल्कुल इजी से मैंने टाइम लेकर आपको एक एक बात समझाई है, क्योंकि ये मैं मान के चलता हूं कि आपको कुछ नहीं आता है। ठीक, और आप यहाँ पहली बार पढ़ रहे हो तो मुझे सबको देखना है, इसलिए आपको एक एक चीज समझना यहाँ पर जरूरी है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में आपके दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, क्या कि अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर रेशियो गिवन हो तो उसको इंटीजर के फॉर्म में कैसे क्या कहते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक, फिर दूसरी चीज आपको सीता बराबर गीता का कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर बताया कि अगर एक ही चीज के दो रिप्रेजेंटेशन होंगे तो हमेशा उसको क्या करेंगे, हम इक्वेट करेंगे। क्लियर है बात। ठीक, चलिए अब सीता बराबर गीता के कुछ और एप्लीकेशंस और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। ध्यान रखना, हर क्वेश्चन आपको मैं आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से क्या कराऊंगा, फील कराऊंगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ लेते हैं फिर इसको समझेंगे। कह रहा है ए और बी टुगेदर हैव 1 to 110 रुपीज। If 4/15 of A's amount is equal to 2/5 of B's amount, then how much amount does B have? ठीक, does B have? अब क्वेश्चन का हिंदी में क्या मतलब निकला, क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो बंदे हैं, दो भाई हैं, ठीक, हम और आप हैं, सपोज एक मैं हूं और एक आप हैं, हम दोनों मिलकर कितना रुपए कमाते हैं, 1210। ठीक, अब कंडीशन ये दी है कि जितना मैं कमाता हूं, तो जितना मैं कमाता हूं उसका 4/15 पार्ट ऑफ, ठीक है, ऑफ मतलब इनटू होता है, तो 4/15 ए का, ठीक, किसके बराबर है बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2/5 ऑफ बी के। ठीक, तो मैं आपको समझा चुका हूं डे 1 में ही कि अगर ऐसा हो तो पहले इसको सुंदर बनाओ, ए और बी को क्या बनना है, सुंदर बनाना है। ठीक, तो कैसे सुंदर बनाए, पहले काट दो, जो कट रहा, 5 1 जा 5 3 जा, 2 1 जा 2 2 जा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए, तो मैं पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके बता देता हूं। तो आपको क्या करना है, 1 इंटू 2, ठीक, और 3 इंटू, ठीक, 1 भी, तो ये क्या हो जाएगा आपका बेटा, 2a बराबर 3b हो जाएगा। तो अब आप समझो, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1। तो ध्यान रखना, वेरिएबल वाला पार्ट एक तरफ और नंबर वाला पार्ट एक तरफ, तो ये b इसके नीचे आएगा और ये 2 इसके नीचे जाएगा। तो हम इसी को क्या लिख सकते हैं, a बाई बी बराबर क्या हो जाएगा आपका 3/2, और इसी को आप क्या लिख सकते हो, a/b आपका क्या हो जाएगा 3/2। इतनी बात आप सबको क्लियर हो गई। ठीक, तो पहले तो आपका काम ये था कि ये जो 4/15 इज इक्वल टू 2/5 था, इसको सुंदर लिखना है। ठीक, यानी इसको प्रॉपर रेशियो के फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट। अब क्वेश्चन देखो, अब फिर से सीता बराबर गीता देखो, ये बताओ मैं और आप मिलकर कितने रुपए कमाते हैं, 1210, यानी सीता, घर में क्या बुलाया जा रहा है, सीता।
और हम दोनों भाई रेशियो में कितने रुपए क्या कहते हैं कमा रहे हैं, 3 + 2 5 है ना भाई रेशियो में अगर बात करें तो हम और आप कितने पार्ट कमा रहे हैं, 5 पार्ट। यानी इसका मतलब कि यही क्या है, गीता है, क्योंकि एक रिप्रेजेंटेशन टोटल का 5 है, ठीक, और एक रिप्रेजेंटेशन कितना है, 1 to 10 है। तो अगर मैं क्या कहते हैं दोनों एक ही चीज है तो दोनों को मैं क्या कर सकता हूं, कंपेयर कर सकता हूं। तो चलो कंपेयर कर दें, यानी इक्वेट कर सकता हूं। तो मैं लिख सकता हूं कि 5 पार्ट की वैल्यू कितनी है, 1 to 10। तो एक पार्ट की कितनी हो जाएगी बेटा, कैंसिल कर दोगे तो 5 2 जा 2 4 जा 5 2 जा, यानी 242। अब देखो क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है बी पार्ट, है ना, और बी पार्ट कितना है आपका, 2 है, ठीक। यहाँ देखिए मैंने निकाला है 2। तो अगर एक पार्ट की वैल्यू 242 है तो 2 पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 242 × 2, यानी कितना हो जाएगा, 484। यानी इसका मतलब आप कह सकते हो कि 1210 रुपए में से बी का हिस्सा कितना है, ठीक, 484 रुपीज। क्लियर है इतनी बात। तो अगेन आपको क्या कहते हैं, एक ही चीज के दो रिप्रेजेंटेशन मिले और आपने सीता बराबर गीता क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपका कि मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स बाय अंकुर इज 3 टाइम्स द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंग्लिश बाय हिम। ठीक, पहले इसका मतलब समझो। मान लो मेरा नाम अंकुर है, ठीक। अब मेरे जो मैथ के मार्क्स हैं, ठीक, वो क्या है, 3 टाइम्स किसके हैं, इंग्लिश के। यही तो क्वेश्चन कह रहा है। तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है, और वेरिएबल वाला पार्ट एक तरफ और नंबर वाला पार्ट एक तरफ। तो m/e क्या लिख सकते हो, 3/1। तो इसी को m/e क्या लिख सकते हो, 3/1। यानी पहली लाइन आपको ये बता रही है डायरेक्टली कि मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स का जो रेशियो है वो क्या है, 3/1 है। क्लियर है इतनी बात। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एंड द मार्क्स एंड द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन मैथमेटिक्स एंड हिस्ट्री इज 4:3। तो आपको मैथ और हिस्ट्री का भी मार्क्स दिया है, कितना, 4:3। अब सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन ऑल द 3 सब्जेक्ट इज 250। देन फाइंड आउट द मार्क्स ऑब्टेन इन इंग्लिश। अब देखो मैं बिल्कुल नए बच्चे की तरह सोचता हूँ कि यार ये क्वेश्चन आया, सर ने मुझे कहा है ये क्वेश्चन करने के लिए, अब मैं क्वेश्चन कैसे करूँ। तो देखो क्वेश्चन पकड़ते कैसे हैं, अब ये मैं तुमको समझाऊंगा। जब भी कभी आपको क्वांट में कोई भी क्वेश्चन आए और आपको लगता है कि रेशियो लग रहा है, तो पहले उस क्वेश्चन में देखो रियल वैल्यू किस चीज की दी है। तो आप देखोगे कि क्वेश्चन में रियल वैल्यू क्या है, 250। अब देखो ये किस चीज की है, तो आप कहोगे सर ये रियल वैल्यू जो है वो तीनों सब्जेक्ट का क्या है, टोटल है। यानी तुरंत आपके दिमाग में ये बात स्ट्राइक करनी चाहिए कि अगर आपको जिस चीज की रियल वैल्यू पता है उसी के इक्वल आपको वैल्यू निकालनी है, लेकिन किस फॉर्म में, रेशियो के फॉर्म में। क्योंकि तभी तो सीता बराबर गीता लगा पाओगे, क्योंकि एक रिप्रेजेंटेशन तो आपको पता है 250। तो अगर आपको दूसरा भी रिप्रेजेंटेशन रेशियो के फॉर्म में पता चल जाए तो हमारी कहानी क्या हो जाएगी, आसान। ऐसे तो पहले आपको सोचना है, ये थिंकिंग आपको क्या करनी है, ठीक, अपने अंदर डेवलप करनी है। अब आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। अभी तक मैंने आपको जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया, ठीक, आप ये बताओ मैंने आपको रिलेशन बिटवीन वेरिएबल बताया था कि नहीं बताया था, और उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट बताया था उल्टा एन, बताया था कि नहीं बताया था। तो अब आप मुझे ये बताओ, अगर आपके पास दो रेशियो है, मैंने क्या कहा था, अगर आपके पास दो रेशियो है और दोनों में अगर कोई वेरिएबल कॉमन है तो हम आंख बंद करके क्या लगा देते हैं, उल्टा एन लगा देते हैं। सॉरी ये तो मैंने सीधा बता दिया ना, उल्टा एन लगा देते हैं, ठीक। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तब आप तुरंत यहाँ क्या लगा दोगे, उल्टा है। लेकिन एक और मैंने आपको प्रिकॉशन वाली बात बताई थी, अगर वेरिएबल कॉमन है तो सबसे पहले ये चेक करो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएबल डायगोनल है कि नहीं, ठीक। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ रिप्रेजेंटेशन स्ट्रेट है, डायगोनल तो है नहीं, ठीक। तो पहले क्या करें, डायगोनल फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। तो ये बताओ अगर m/e 3:1 है तो क्या मैं e/m 1:3 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और m/h को मैं एज इट इज लिख देता हूं कितना, 4:3। इतनी बात क्लियर है। अब देखो अगर आपको ये बात पता चल गई तो अब आप यहां पर क्या लगा दोगे, उल्टा है,
ठीक, तो लगा देते हैं 3 3 जा 9, ठीक, 3 4 जा 12, तो ये 12 और 4 1 जा 4, यानी कितना 4, यानी ई इंग्लिश इज टू मैथ इज टू हिस्ट्री के जो मार्क्स आए वो रेशियो में कितने आए 4:12 क्या है 9। अब हमारा काम क्या हो गया, आसान हो गया। क्यों? क्योंकि अगर मुझे रेशियो में टोटल पूछेगा तो मैं रेशियो में टोटल क्या लिख सकता हूँ, E प्लस एम प्लस एच बराबर रेशियो 12 4 16 और 9 कितना 25 पार्ट। यानी इट मीन्स अब हमारा काम बिल्कुल आसान हो गया, क्योंकि रेशियो में टोटल रिप्रेजेंटेशन कितना मिला 25 और यही क्वेश्चन में कितना था मेरा 250। तो अब मैं इक्वेट कर देता हूँ, सीता बराबर गीता लगा देता हूँ। तो 25 पार्ट की वैल्यू क्या हो गई 250, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। हमसे किसका पूछा गया, इंग्लिश, तो इंग्लिश हमारा कितना पार्ट है आपका 4, तो 4 पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी बेटा 40। कैसे, 10 गुणे 4 करेंगे, यानी इसका मतलब अंकुर के इंग्लिश में मार्क्स कितने हैं 40। क्लियर है इतनी बात, ठीक, सबको बात समझ में आ रही है। आपको हाँ और ना बोलना है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। आप कहीं भी बैठे हो, ठीक, आप जब भी मैं पूछूं आ रही है तो आपको कहना है हाँ सर आ रही है बात समझ में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है divide 1 2 to 8 to Anu, Manu and Mac in such a way that on decreasing the share of each by rupees 4, 8 and 16 respectively, the remaining amount are in the ratio of 1:2:3. Take how much money will Mac get originally? उड़ी बाबा, अब क्या होगा, ये तो बहुत कठिन इंग्लिश लिख दिया है, ठीक। अब समझे कैसे इस बात को। तो मैंने क्या कहा, क्वेश्चन को अपनी लाइफ से अटैच करना है, भाड़ में जाए, अंग्रेजी जैसे लिखनी, बस थोड़ा बहुत आपको ट्रांसलेशन आना चाहिए, ठीक। देखो मैं क्वेश्चन को ऐसे समझाऊंगा कि डिवाइड 1 2 1228 रुपए हैं जो किसमें डिवाइड होते हैं, अनु, ठीक, मनु और मैक में, ठीक, इस तरह डिवाइड हुए, ठीक, डिवाइड होते हैं। अब इन सच अ वे कि जब हमने इन तीनों में से, इन तीनों के शेयर में से 4 रुपए 8 रुपए 16 रुपए घटाए, तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचा वो किस रेशियो में डिवाइड हुआ 1:2:3 में। अब कैसे समझे, देखो मैं अनु हूं, ठीक, मैं कौन हूं अनु, ठीक, और आप क्या हो, क्या कहते हैं मनु, और हमारा एक दोस्त है कौन मैक। तो हम दोनों काम करते थे, हम दोनों बहुत अच्छे से काम करने, हम तीनों लोग क्या कहते हैं काम करने जाते थे, हम तीनों जाते थे, काम करके आते थे, आराम से हम कितने रुपए कमाते थे 1228 रुपए कमाते थे। अब एक दिन क्या हुआ, हम तीनों की अचानक तबीयत क्या हो गई, खराब हो गई, सपोज दैट, ठीक, हम तीनों की तबीयत थोड़ी थोड़ी खराब हो गई। अब हुआ क्या, उस दिन मैंने भी कम काम किया, ठीक, मैंने भी कम काम किया, आपने भी कम काम किया और मैक ने भी क्या किया, कम काम किया। तो कम काम करने की वजह से जो हमारा ओनर था, ठीक, उसने मेरे में से कितने रुपए काटे 4 रुपए, मेरे हिस्से में से जो भी मुझे मिलता था, ठीक, मनु में से कितने काटे 8 रुपए और मैक में से कितने काट लिए उसने 16 रुपए, ठीक। भाई देखो जाहिर सी बात है, काम कम किया तो उसने एक दिन की पगार क्या की 4 रुपए 8 रुपए 16 रुपए क्या कर ली, काट ली। अब अगर ये काट ली तो उस दिन, ठीक, ध्यान से सुनना मेरी बात, उस दिन हम तीनों को टोटल कितने रुपए मिले होंगे, पहले तो हमें ये निकालना है, ठीक। तो कैसे निकलेगा, बहुत आसान है, हम लोग को मिलते कितने थे 1228, कट कितने गए तीनों के टोटल 4 + 8 + 16, यानी कितने रुपए कट गए 28। तो इसका मतलब अब हम तीनों को टोटल कितने मिलते हैं 1200 रुपीज। ये बात क्लियर है, ठीक। अब देखो इसी चीज का क्या कहते हैं, आपको एक और इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया है, क्या कि रिमेनिंग अमाउंट आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। तो रिमेनिंग अमाउंट वैल्यू के फॉर्म में कितना है 1:2:3, और यही चीज रेशियो के फॉर्म में कितनी है, इतनी है। तो रेशियो में टोटल कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे रेशियो में रिमेनिंग अमाउंट का टोटल कितना हो जाएगा 6 पार्ट। तो इट मीन्स एक ही चीज के क्या मिल गए, 2 रिप्रेजेंटेशन, यानी सीता बराबर गीता। एक रिप्रेजेंटेशन 6 पार्ट है और वही रिमेनिंग पार्ट का रिप्रेजेंटेशन कितना है 1200। तो अकॉर्डिंग टू सीता बराबर गीता मैं 6 पार्ट की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ 1200। तो एक पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 200। मुझसे ध्यान रखना कि ओरिजिनली पूछा गया है किसका, मैक का, ठीक है, मैक का ओरिजिनली पूछा गया है, और मैक है कितना आपका यहाँ पर
3, तो 3 पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 600। लेकिन कुछ बच्चे क्या होगा, पहला ही ऑप्शन देखेंगे 600 और इसको क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। ऐसा मत करना, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। अच्छा ये बताइए 600 आंसर कब होता, कब हमारा 600 आंसर बनता, जब क्वेश्चन में ये पूछा होता कि उस दिन या करेंटली उसको कितने रुपए मिले उस दिन, तब आपका आंसर क्या होता 600। लेकिन ये तो पूछा नहीं गया है, आपसे क्या पूछा गया है, आपसे ओरिजिनली पूछा गया है, यानी इसका मतलब उसको वास्तव में कितने मिलते थे। तो आज के दिन उसे कितने मिले, आप कहोगे आज के दिन सर उसे 600 मिले। अच्छा कटे कितने आज के दिन, तो आप कहोगे सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 16 रुपए कटे। तो इसका मतलब अगर तबीयत नहीं खराब होती तो वो 16 रुपए उसको मिलते, है कि नहीं भाई। तो अगर वो 16 रुपए मिलते तो 16 रुपए वो क्या हो जाएंगे, यहाँ जुड़ जाएंगे। इसका मतलब जब वो बिल्कुल ठीक ठाक था और प्रॉपर काम करता था तो उसको टोटल मैक को कितने रुपए मिलते थे, 616 रुपीज। क्लियर है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक, अच्छे से इस क्वेश्चन को फिर से देखिएगा अगर कोई बात आपको कम समझ में आई है तो। ठीक, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना है और जो भी हमें गिवन कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग हमें सीता बराबर गीता को क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा मैं सब टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है कॉइन्स बेस्ड प्रॉब्लम। ठीक, रेशो के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम रेशो में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो किसके अंदर आते हैं, कॉइन्स के अंदर। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेता हूँ। ठीक, कि कॉन्सेप्ट क्या है ऐसे कॉइन्स के क्वेश्चंस को करने का। बहुत कंफ्यूजिंग है इसलिए ध्यान से समझना। सब लोग पर्स यूज करते हो, तो आप कहोगे हाँ सर, मोस्टली लोग क्या करते हैं, पर्स का यूज करते हैं। पर्स में क्या रखते हो, रुपया, पैसा। ठीक, तो अगर मैं आपसे सिर्फ इतनी सी बात पूछूं कि बेटा आपके जेब में ठीक सारी की सारी नोटें किस चीज की हैं, 100 की, सपोज दैट, यानी टाइप ऑफ डिनोमिनेशन कितना है आपका, 100 का है। और मैंने कहा टोटल क्वांटिटी कितनी है उन डिनोमिनेशन की, आप कह दिए 5। तो अगर मैं इतनी सी बात पूछूं कि आपके पर्स में टोटल कितने रुपए हैं, तो आप कहोगे सर क्या फालतू बात करो, बहुत आसान सा इसका मतलब है कि इसका मतलब ये है कि टोटल हमारे जेब में कितने रुपए हैं, 500 रुपए। कैसे हुए भाई, सिंपल सी बात है कि अगर 100 की नोट है ठीक, और सारे के और 5 नोटें हैं ठीक, तो टोटल मेरे जेब में कितने रुपए हैं, 500। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये सबको पता है। अगर मैं किसी भी छोटे बच्चे से भी ये बात पूछूंगा तो मुझे ये बात पता, वो मुझे क्या करेगा, बता देगा। अब इसी को मैथमेटिकली क्या लिखते हैं और क्या इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं, इसको समझो। ठीक, बहुत ध्यान समझना क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट का यूज होगा और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है। मैंने कहा ना हर क्वेश्चन प्रैक्टिकल लाइफ से अटैच है। ठीक, तो इसलिए बिल्कुल वैसे ही आपको समझना है। तो देखो अब मुझे ये बताओ कि ये 100 क्या था, ये 100 क्या है, ये 100 क्या है, आप कहोगे टाइप है। ठीक, तो यानी ये टाइप हो गया, टाइप ऑफ डिनोमिनेशन। अच्छा ये 5 क्या है, आप कहोगे सर क्वांटिटी हो गई, ये क्या है, क्वांटिटी। और ये क्या है, ये आप कहोगे सर टोटल वैल्यू है, यानी ये क्या हो गई, टोटल वैल्यू। इट मीन जो हमारा कॉन्सेप्ट निकला वो ये निकला कि टोटल वैल्यू हमेशा क्या होती है, टाइप इनटू क्या होती है, क्वांटिटी। इस बात को हमेशा क्या कहते हैं, ध्यान रखना। और ये कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल है। जो पर्स में आप पैसे रखते हो ठीक, तो कभी भी कॉइन्स का क्वेश्चन होगा तो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, यही कॉन्सेप्ट कि टोटल वैल्यू हमेशा टाइप इनटू क्या होती है, क्वांटिटी। ठीक, अब अगर आपको यहाँ पर क्वांटिटी डिफाइन करना हो तो आप बोल सकते हो टोटल वैल्यू अपॉन टाइप हो जाएगा। अगर आपको टाइप को डिफाइन करना हो तो आप कह सकते हो सर टोटल वैल्यू अपॉन क्या हो जाएगा, क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये एक ही एक्सप्रेशन को 3 फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और इस कॉन्सेप्ट को आप क्या कहते हैं, सबसे पहले नोट करेंगे इस क्वेश्चन को समझने के से पहले। क्लियर इतनी बात। अब हम क्वेश्चन को लगाते हैं कि अब क्वेश्चन में कैसे मैं इस कॉन्सेप्ट का यूज करता हूं और फिर कैसे सीता बराबर गीता अप्लाई करूंगा। ठीक, तो मैं इसको पहले रब कर देता हूं, अब क्वेश्चन करता हूं। ठीक, और मैं साइड में लिख लेता हूं कि मुझे पता है कि भाई टोटल वैल्यू होती है टाइप इनटू क्वांटिटी। ठीक, इस कॉन्सेप्ट जिससे कि मैं आपको कनेक्ट कर पाऊं। अब क्वेश्चन को पहले पढ़ो।
A bag contains rupees 90 in coins of denomination of 50 paisa, 25 paisa, 10 paisa. If coins of 50 paisa, 25 paisa and 10 paisa are in the ratio 2:3:5, then find the number of 25 paisa coins in the bag. क्वेश्चन का पहले हिंदी में मतलब समझते हैं। कह रहा है कि मेरे बैग में या मेरे पर्स में टोटल कितने रुपीस हैं? 90 रुपीस। ठीक, अच्छा, और कौन कौन से टाइप के डिनोमिनेशन है मेरे पर्स में? तो 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा, ये 3 तरीके के सिक्के मेरे पर्स में हैं। अब क्या कहा गया है कि ये जो तीनों सिक्के हैं उनकी क्वांटिटी का जो रेशियो है वो क्या है? 2:3:5। अब मैंने अभी आपको 5 मिनट पहले या हर क्वेश्चन में मैं आपको क्या समझा रहा हूं, हमेशा क्वेश्चन में देखो रियल वैल्यू क्या दी है। तो रियल वैल्यू क्या दी है? 90। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि वो जो रियल वैल्यू दी है उसके पैरेलल आपको कौन सा फॉर्म निकालना है? रेशियो का फॉर्म। यानी सीता अगर दिया है तो आपको कौन सा फॉर्म निकालना है? गीता का। अच्छा, ये 90 है क्या? ये टोटल है ना, जाहिर सी बात है यार, ये टोटल वैल्यू हमको कितनी दी है? 90 रुपीज। अच्छा, आपका मन हो तो पैसे में कन्वर्ट करिए, ना मन हो तो एज इट इज रहने दीजिए, क्योंकि पैसे में कन्वर्ट करने में क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक, तो मैं पैसे में ही क्या कहते हैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो आप 90 रुपीज को क्या लिख सकते हो? 9000 पैसा। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता होगा कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो टोटल वैल्यू मुझे कितनी दी है? 9000 पैसा। क्लियर है? अब इसके पैरेलल मुझे रेशियो निकालना है। ठीक, अब देखो रेशियो कैसे निकालेंगे। तो टोटल वैल्यू क्या होती है? टाइप इनटू क्वांटिटी होती है, और हमारे पास टाइप कितने हैं? 3। तो इसका मतलब मुझे तीनों टाइप का क्या कहते हैं टोटल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, हाँ या ना? तो सबसे पहले मैं टोटल वैल्यू किसका निकालूंगा? 50 पैसा कॉइन का, रेशियो के फॉर्म में। किस फॉर्म में निकालने जा रहा हूं? रेशियो के फॉर्म में। इस बात का ध्यान रखना। ठीक, रेशियो फॉर्म। तो देखो कैसे निकलेगा। टोटल वैल्यू क्या होती है? टाइप इनटू क्वांटिटी। तो टाइप क्या है? 50 पैसा। ठीक, और इसकी रेशियो में क्वांटिटी कितनी दी है आपको? 2। तो मैंने क्या कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा? 100 पार्ट। क्लियर है? ठीक, रेशियो में ये किसका निकला? टोटल वैल्यू किसकी निकली? 50 पैसा। अब मुझे किसकी निकालनी है? ठीक, देखो अब मुझे निकालनी है टोटल वैल्यू किसकी? 25 पैसा की। तो 25 पैसा का टाइप यानी कितना है? 25, और इसका रेशियो कितना दिया है बेटा आपको? 3। तो ये कितना हो गया आपका? 75 पार्ट हो गया। ठीक, नाउ अब मुझे किसकी टोटल वैल्यू निकालनी है आपको? 10 पैसे की। तो मैं 10 पैसे की निकाल देता हूँ। 10 पैसे यानी टाइप कितना है? 10, और इसकी क्वांटिटी कितनी दी है बेटा? 5। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 50 पार्ट। ठीक, तो यानी 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा का आपने इंडिविजुअल टोटल वैल्यू निकाल ली। तो इंडिविजुअल तो निकालना नहीं है, इन तीनों का को कंबाइन करना है। ठीक, तो इनका जो टोटल वैल्यू बनेगा कंबाइन करने के बाद, ठीक, इन तीनों का क्या बनेगा? 100 प्लस 75 प्लस 50। तो ये कितना हो जाएगा आपका बेटा? 225 पार्ट। भाई ये जो 90 रुपए है, ये जो 90 रुपीज है, वो तीनों को मिलाकर है ना भाई। तो रेशो में भी क्या निकलेगा? तीनों को मिलाकर निकलेगा। तो तीनों को मिलाकर टोटल पार्ट कितना निकला? 225। अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया। क्यों आसान हो गया? क्योंकि एक चीज की मुझे रियल वैल्यू पता है, उसी चीज की मुझे क्या पता है? रियल वैल्यू, जो कि कितनी है? 9000। और उसी चीज की मैंने पैरेलल दूसरी वैल्यू निकाली रेशो के फॉर्म में, जो कि कितनी निकली? 225। तो अब मैं कह सकता हूं कि इसी 225 पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई बेटा आपकी? 9000, हाँ या ना? ठीक भाई, ये तो पैसा नहीं है, ठीक है ना? मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, 225 पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 9000। क्लियर है? तो एक पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप कैसे करोगे? क्या कहते हैं, 45 से काटोगे 5, इतना 180, 90 यानी 40। ये कितना हो जाएगा? 40। क्लियर है? तो एक पार्ट की वैल्यू क्या हो गई? 40। अब आपसे क्या पूछा गया? आपसे नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन। तो ये बताओ 25 पैसा कॉइन रेशियो में कितना दिया है? 3 दिया है, हाँ या ना? तो अगर एक पार्ट की वैल्यू 40 है तो 3 पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 120। तो इसका मतलब आपके जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे 25 पैसा के, वो कितने हो जाएंगे? ठीक, 120 कॉइन। अब यहाँ पर एक डाउट आएगा बच्चों को, वो डाउट ध्यान समझना, क्योंकि बच्चा मुझसे क्लास में क्या क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि मुझे तो पता है कि बच्चा क्या पूछेगा। तो इसको आप नोट करिएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ कि बच्चे का डाउट क्या रहता है। ठीक, क्योंकि उस पार्ट को समझना बहुत जरूरी है।
ठीक, देखो मैंने यहाँ पर लिखा 225 पार्ट की वैल्यू क्या थी, 9000 पैसे। ठीक, बहुत ध्यान समझना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत जगह गलती करते हैं। तो एक पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 पैसे। ठीक, तो जैसे ही मैं 3 पार्ट लिखूंगा, जैसे अगर मान लो, जैसे मैंने आपको क्या कहा कि डायरेक्ट आप 3 पार्ट निकाल दो, तो जैसे ही 3 पार्ट लिखूंगा तो बच्चा कहेगा सर ये जो 120 आया वो तो पैसे आया ना। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये तो पैसे आया, तो आपने कैसे ये बोल दिया कि ये कॉइन होगा, यानी इसका मतलब आप गलत पढ़ा रहे हो, है कि नहीं। तो अब समझो कि मैंने डायरेक्ट कैसे मैंने ये बोल दिया कि नहीं ये पैसा नहीं ये कॉइन होगा, उस बात को समझना। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, 1 पैसे की वैल्यू क्या है, 1 पार्ट की वैल्यू क्या निकाली आपने, 40 पैसे निकाली। अब आपने क्या, अभी आपने 25 पैसे का टोटल पार्ट निकाला था, तो 25 पैसे का टोटल पार्ट कितना आया था, 75 पार्ट निकला था कि नहीं निकला था। तो इसका मतलब अगर आप 75 पार्ट की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, 75 इंटू 40 आएगा, हाँ या ना, क्लियर है ये बात। ठीक, तो यानी इसका मतलब जो 25 पैसे का जो टोटल वैल्यू बना वो कितना बना, 75 इंटू 40, यानी ये क्या है, टोटल वैल्यू किसकी है, 25 पैसे की। क्लियर है। अच्छा आपको नंबर ऑफ कॉइन चाहिए, तो नंबर क्या होता है, क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी, तो क्वांटिटी क्या होता है, टोटल वैल्यू अपॉन टाइप होता है, हाँ या ना। ठीक, और किसका चाहिए आपको, 25 पैसे का। ठीक, तो टोटल वैल्यू कितनी है इसकी, 75 इंटू 40। ठीक, और टाइप क्या है, 25, तो कितना हो जाएगा 3, और 43 या क्या हो जाएगा 120, तो यानी नंबर ऑफ कॉइन्स क्या निकला 120। ये प्रोसेस आपको ना करना पड़े इसीलिए मैंने आपको डायरेक्टली बताया। ठीक, कोई क्या कहते हैं इसका, ठीक है, कोई ऑल्टरनेटिव या कोई ये चीज गलत नहीं होगी। कभी भी अगर आपको नंबर ऑफ कॉइन्स पूछे तो डायरेक्टली जो रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन है, आप डायरेक्टली उस रेशियो की वैल्यू आप पुट कर देंगे, आपको उस पार्ट की क्या कहते हैं वैल्यू मिल जाएगी। तो ये मन हो तो करना, वरना मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। ठीक, ये मैंने इसलिए समझाया कि आप ये ना कह पाओ कि आपने गलत पढ़ाया। ठीक, आप ऐसे करते प्रोसेस बाय प्रोसेस तो भी आपका आंसर क्या था 120। बाकी किसी भी अदर नंबर पे आप चेक कर लो, ठीक, ओपन चैलेंज है आपको। ठीक, आप डायरेक्ट रेशियो की वैल्यू पुट करोगे, आपको डायरेक्ट आंसर क्या मिलेगा, नंबर ऑफ कॉइन्स मिलेगा। तो इसलिए अगर आपको एक पैसे, अगर एक पार्ट की वैल्यू 40 मिली थी तो आप डायरेक्ट 3 पार्ट की वैल्यू पुट कर देते, आपको नंबर ऑफ कॉइन्स क्या मिल जाता, 120। क्लियर है। ठीक, चलिए अब इसी का एक और क्वेश्चन करते हैं आगे। देखो यहाँ देखो क्या कहा है, इस क्वेश्चन में कहा गया है इफ रुपीज 378 कॉइन्स कंसिस्ट ऑफ रुपीज 1, 50 पैसा, 25 पैसा, हुज वैल्यूज आर इन द रेशियो ऑफ 13, 11 एंड 7, फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन। अब क्वेश्चन क्या है, मेरे, अब देखो ना ध्यान समझना, मेरे पास रियल वैल्यू किस चीज की है, मैंने क्या कहा है, क्वेश्चन को पहले रियल वैल्यू से पकड़ो। तो रियल वैल्यू मेरे पास किस चीज की है बेटा, रियल वैल्यू है मेरे पास टोटल क्वांटिटी, यानी टोटल क्वांटिटी कितनी है 378। तो इसको जब आप सीखोगे तो तुरंत आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि सर ने कहा था कि जिस चीज की रियल वैल्यू हो उसी का दूसरा फॉर्म क्या निकालते हैं, रेशियो फॉर्म, यानी रेशियो, क्योंकि जब आप रेशियो फॉर्म निकाल लोगे तब आप क्या होगा, डाटा को कंपेयर कर सकते हो और सीता बराबर गीता लगा सकते हो। ठीक है, तो एक तो ये चीज, तो ये सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए। अब देखो गिवन क्या क्या है, तो आपको टोटल क्वांटिटी गिवन है, हाँ बिल्कुल गिवन है 378। क्या टाइप ऑफ डिनोमिनेशन गिवन है, बिल्कुल गिवन है, मेरे पास 3 तरीके के टाइप्स हैं, कौन कौन से, 1 रुपीज, 50 पैसा और 25 पैसा। और क्या क्या गिवन है, सबसे इंपॉर्टेंट डाटा गिवन है हुज वैल्यूज, यानी इसका मतलब मुझे तीनों टाइप की टोटल वैल्यू क्या है, रेशियो के फॉर्म में पता है, कितनी, 13, 11 और 7। ठीक, अब क्वेश्चन को करें कैसे, इस बात को समझो। अब जैसे यहाँ पर रुपए है, पैसे है, तो एक क्वेश्चन मैंने आपको पैसे से बताया पिछला वाला, अब आपको कंफ्यूजन ना रहे इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन किससे बताऊंगा, रुपए से। ठीक, जिससे कि आपके दिमाग में ये बात कंठस्थ रहे कि चाहे जिससे भी करो आंसर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, तो अब मुझे
क्या चाहिए, मुझे टोटल क्वांटिटी, और मुझे पता है अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट कि क्वांटिटी बराबर होता है टोटल वैल्यू अपॉन टाइम। यानी मुझे पहले तो सबकी इंडिविजुअल क्वांटिटी चाहिए रेशियो के फॉर्म में, और फिर मैं तीनों को कंबाइन कर दूंगा तो मुझे तीनों की कंबाइंड क्वांटिटी मिल जाएगी रेशियो के फॉर्म में। तो चलो एक एक करके हम क्या करें, सबकी क्वांटिटी निकालते हैं। ठीक है, तो पहले मैं क्वांटिटी 1 निकालता हूं। तो पहली क्वांटिटी किसकी निकालनी है हमें, 1 रुपए की। ठीक, तो टोटल वैल्यू कितनी दी है, मान लो 13 रुपए दी है, और टाइप कितना है 1, तो 13/1 कितना हो गया 13, यानी रेशियो में कितना पार्ट निकला 13 पार्ट, यानी 1 रुपए की जो क्वांटिटी निकली वो कितनी निकली 13 पार्ट रेशियो में। अब हमें किसकी निकालनी है 50 पैसा की, तो 50 पैसा का टोटल वैल्यू कितना दिया है आपको बेटा 11 रुपए। अब टाइप क्या है 50 पैसा, लेकिन ध्यान से समझो, ठीक 1 रुपए में ठीक कितने 50 पैसे होंगे, तो आप कहोगे 250 पैसे होंगे, यानी 50 पैसा को क्या लिख सकते हो 1/2 रुपीज। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो इसका मतलब 50 पैसा को किस में रिप्रेजेंट करना है, रुपीज में, तो इसको क्या लिख सकते हो 1/2, और ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 22/1, यानी इज इक्वल टू 22 पार्ट, यानी 50 पैसा के कितने पार्ट आए 22। अब हमें किसका निकालना है क्वांटिटी बेटा, हमें निकालना है 25 पैसा का, तो 25 पैसा का कितना दिया है बेटा आपको 7 रुपए टोटल। ठीक, अच्छा अब ये बताइए अगर 1 रुपए में 2 50 पैसे के सिक्के होते हैं तो 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो आप कहोगे 425 पैसा कॉइन होगा। तो इसका मतलब कि अगर हमें 25 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना है तो आप क्या कहोगे, आप इसको 1/4 लिख सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा 7 × 4 28, यानी इसका मतलब आपका जो 1 रुपए की क्वांटिटी आई वो कितनी आई 13, ठीक, जो आपकी क्या कहते हैं 50 पैसे की क्वांटिटी आई वो कितनी आई 22, और जो 25 पैसे की क्वांटिटी आई वो कितनी आई 28। तो अब आपको सबकी इंडिविजुअल क्वांटिटी क्या हो गई पता चल गई। अब हमें क्या करना है, इनको कंबाइन करना है, तो चलो इसको कंबाइन कर देते हैं। ठीक, कंबाइन, तो कंबाइन करने के बाद ये कितना हो जाएगा 13 + 22 25 और प्लस 28, यानी ये कितना हो जाएगा 63। तो इट मीन्स मैं यहाँ पर कर रहा हूँ सॉल्व, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान समझ में आएगा। ठीक, तो यानी इसका मतलब टोटल पार्ट रेशियो में कितना हो गया 63 हो गया आपका पार्ट। ठीक, और यही चीज आपको क्वेश्चन में कितनी दी हुई है आपको 378, यानी इसका मतलब इसी 63 पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 378। तो एक पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 6। आपको किसका निकालना है 50 पैसे का निकालना है कि नहीं निकालना है, तो आप ये बताओ 50 पैसे की क्वांटिटी कितनी आई है 22 आई है, देखो यहाँ पर निकाला है ना हमने, यहाँ पर ये सॉरी ये 22 निकाला है, तो 22 पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके, तो 6 × 22, तो 22 छंग कितना होता है 132, तो हमारा आंसर क्या बन गया, ठीक, कि जो 50 पैसे के कॉइन होंगे वो कितने होंगे 132 होंगे। क्लियर है इतनी बात। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी आपके हो जाएंगे अगर आपको क्या कहते हैं सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होंगे तो, क्योंकि मैं आपको पहली बार पढ़ा रहा हूं तो आपको ये बात ध्यान से प्रोसेस बाय प्रोसेस समझनी होगी। ठीक, तो मैंने क्या किया, मैंने क्वांटिटी का यूज किया, तीनों की कंबाइंड क्वांटिटी निकाली, क्वांटिटी निकालने के बाद मैंने सीता बराबर गीता अप्लाई कर दिया और मैंने रिक्वायर्ड आंसर को फाइंड आउट किया। क्लियर है। ठीक, तो आज का पोर्शन यहीं पर, ठीक है, मैं खत्म करता हूं। ठीक, इसके आगे मिक्सचर का टाइप जो होगा वो मैं अगली क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक, अभी रेशियो खत्म नहीं हुआ है, अभी रेशियो के अंदर हम बहुत सारी चीजें जानेंगे समझेंगे। ठीक, तो अभी आप ऐसा मत समझिएगा कि रेशियो खत्म हो गया, 2 पार्ट अभी रेशियो के कम से कम और आएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करते हैं जो मैंने आपको कल दिया था। ठीक, देखिए क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक, क्वेश्चन ऑफ द डे क्या था, यही क्वेश्चन किस में आया है आपका बेटा IBPS PO मेंस में। ठीक, समझो, जो लोग टाइम एंड वर्क नहीं पढ़े हैं उनको क्या कहते हैं डिमोटिवेट नहीं होना है कि यार सर आपने तो क्या कहते हैं हमें पढ़ाया नहीं, ठीक, तो हम कैसे कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्या कहते हैं ये रेशियो से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको ये चीज ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। ठीक, आपको नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप बड़े आसानी से समझ जाओगे, बस आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन को ध्यान से सुनना। ठीक, पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि 1.5x men can do a piece of work in y days, 3x women can do it in
y days, ठीक, सॉरी y days, whereas x boys can do the same work in 3 y days. 8 men, 8 women and 8 boys can do the work in 22.5 days, whereas 9 men can do it in y plus 20 days. y plus 20 days. Then find the value of y. अब क्वेश्चन को हिंदी में समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 1.5x मैन थे, वो काम को कितने दिन में पूरा करते थे? y डेज में पूरा करते थे, ठीक। 3x मैन कितने दिन में काम को पूरा करते हैं? आपके y डेज में पूरा करते हैं। और x बॉयज कितने दिन में काम को पूरा करते हैं? आपके 3y, ठीक। और कह रहा है अगर 8 आदमी, 8 औरतें और 8 बच्चे अगर किसी काम को 22.5 डेज में पूरा करते हैं तो यह बताइए, सॉरी, तो 9 आदमी उसी काम को y प्लस 20 डेज में पूरा करते हैं, तो आपको y की क्या बतानी है? वैल्यू। क्वेश्चन कैसे अप्रोच होगा, ठीक, कैसे हम करेंगे क्वेश्चन को, अब इस बात को समझते हैं। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है, तभी आपको बात समझ में आएगी। आपको मैंने बताया था क्लास में, जिन बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूं या जो बच्चे कहीं और पढ़ चुके हैं उनको पता होगा कि आपको आपके गुरुजी ने बताया होगा कि नंबर ऑफ पर्सन क्या होते हैं? एफिशिएंसी। नंबर ऑफ पर्सन क्या होता है? एफिशिएंसी, ठीक। और डेज किस में रिप्रेजेंट होता है? डेज क्या कहलाता है? टाइम कहलाता है। तो वर्क की डेफिनेशन होती है क्या? एफिशिएंसी इनटू टाइम। ये बात क्लियर है, ठीक। पहली चीज तो आपको ये समझनी है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज से पहली 2 लाइन में ये बात क्लियर हो रही है क्या, कि ये जो आदमी है, ये जो औरतें हैं, ठीक, और ये जो बच्चे हैं आगे, ये तीनों एक ही काम कर रहे हैं, यानी तीनों का काम क्या है? इक्वल है। इन तीनों का जो टोटल वर्क है वो क्या है? इक्वल है। तो वर्क इक्वल है तो पहले वर्क को डिफाइन कर दो इन तीनों के, ठीक। तो चलो डिफाइन करते हैं। देखो मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ, ठीक। तो देखिए जो मैन है, ठीक, तो मैन कितने हैं? 1.5x, ठीक। तो यानी ये एफिशिएंसी हो गई। और ये टाइम कितना ले रहे हैं आपका? y डेज, ठीक। यही काम, अच्छा मैं यहाँ पर m लिख देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, इज इक्वल टू, ठीक। औरतें कितनी हैं? 3x, यानी ये एफिशिएंसी हो गई आपकी, ठीक। और ये कितना टाइम ले रही है आपका? y डेज, ठीक। ये कौन है? औरतें, इज इक्वल टू, ठीक। बॉयज कितने हैं हमारे? x बॉयज हैं, और ये कितना टाइम ले रहे हैं आपका? 3y ले रहे हैं, यानी ये एफिशिएंसी और ये क्या है? टाइम, ठीक। और ये क्या है? बॉयज है, ठीक। तो जब आप देखोगे तो आप देखोगे ये xy, ठीक, ये xy और ये xy क्या हो गया? कैंसिल हो गया। इक्वलिटी की कंडीशन, अगर a बराबर b तो b बराबर c, तो हम जो जो पार्ट कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक। तो अगर कैंसिल करने के बाद हम क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं कि 1.5 men इज इक्वल टू 3 वुमेन इज इक्वल टू 3 बॉयज, हाँ या ना? ठीक है ना भाई। अच्छा अब मुझे मैन, वुमेन और बॉयज का क्या चाहिए? एफिशिएंसी का रेशियो चाहिए। तो अगर इक्वालिटी की कंडीशन हमें मिली है, ठीक, तो या तो हम क्या करें? बराबर एक कांस्टेंट पुट कर दें, ठीक। लेकिन ये मैं आपको बताने से अच्छा है कि मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। अगर कभी भी आपको इक्वलिटी की कंडीशन किसी 3 वेरिएबल के बीच में मिले, ठीक, और अगर आपको उन तीनों के बीच में रेशियो निकालना, ठीक, एफिशिएंसी का रेशियो, क्योंकि मैन, वुमेन और चिल्ड्रन यानी बॉयज यहाँ पर क्या है? एफिशिएंसी का काम कर रहे हैं, ठीक। तो अगर आप मुझे एफिशिएंसी निकालना हो तो जो भी हमको नंबर्स दिख रहे हैं उसको हम उल्टा कर देंगे, यानी उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो रेसिप्रोकल यानी 1.5 को क्या लिख सकते हैं? 3/2 लिखते हैं, ठीक। तो इसका उल्टा कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? 2/3, ठीक। मैन इज 2, ठीक। इसका 3 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/3, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा आपका? 1/3। जब आपने उल्टा कर दिया तो आप अब मैंने आपको अभी रेशो के ही क्लास में क्या समझाया है कि आपको क्या लेना है? ठीक, इंटीजर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये सारे किस में है? फ्रैक्शन में। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 3, तो 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2:1:1, यानी इसका मतलब कि आपको बेटा जो मैन इज टू वुमेन इज टू बॉय का जो एफिशिएंसी का रेशियो मिला वो क्या मिला? 2:1:1। इतनी बात क्लियर है, ठीक। ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए, ठीक।
आप यहाँ पर डायरेक्ट उल्टा करके लिख दोगे, आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, रेशियो मिल जाएगा। बाकी आप कांस्टेंट से इक्वल करो, फिर क्या कहते हैं इक्वेट करो, वो दुनिया भर की चीजें हैं, उससे आपको नहीं पढ़ना है। आप सिंपली क्या कर दो, रेसिप्रोकल करके एलसीएम ले लो और डायरेक्ट रेशियो आपका बन जाएगा। अब आपको रेशियो पता, अब आपको एफिशिएंसी का रेशियो पता चल गया, ठीक, जो कि क्या है 2:1:1। अब क्वेश्चन की पिछली वाली लाइन देखो क्या कह रहा है, ठीक, सेकंड लास्ट लाइन कह रहा है 8 men 8 boys, ठीक, and 8 boys and 8 children in 22.5 days, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, 8 आदमी, ठीक, 8 बच्चे, ठीक, और 8 औरतें उसी काम को कितने दिन में कर रही हैं, क्या कहते हैं 22.5 डेज में कर रही हैं, हाँ या ना, ठीक। तो ये क्या निकल आएगा, काम ही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका टोटल वर्क हो जाएगा, हाँ या ना। तो देखो 8 कॉमन ले लें। अब ये बताओ मैन वुमेन और क्या कहते हैं चिल्ड्रन का टोटल कितना आ रहा है, 8 + 1 2 + 1 + 1 यानी कितना 4 हो गया, ठीक। और ये कितना 22.5 यानी ये क्या हो जाएगा 32 × 22.5, ये क्या हो जाएगा आपका टोटल वर्क। लेकिन ये भी नहीं निकालना है आपको, ठीक, ये तो एग्जामिनर ने पूछा नहीं है। लेकिन अगर आपको टोटल वर्क पूछा होता तो आप क्या कह सकते हैं कि टोटल वर्क कितना होगा 32 × 22.5। आपसे y की वैल्यू पूछी है तो उसके लिए इंफॉर्मेशन क्या दिया है, उसके लिए ये इंफॉर्मेशन दिया है कि जो 9 क्या कहते हैं आपके मेन है वो काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, वो y + 20 डेज में पूरा कर रहे हैं, यानी टाइम दिया है। तो टाइम, तो अब अगर ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क कितना है आपका, टोटल वर्क है 32 × 22.5, ठीक। और ये कौन कर रहे हैं, 9 आदमी कर रहे हैं, ठीक। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 9 आदमी है तो एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी निकाली हमने 2, तो 9 की कितनी हो जाएगी 18, ये टोटल एफिशिएंसी हो गई। तो ये जो 9 आदमी हैं ये टोटल टाइम कितना लगाएंगे, तो आप कहोगे सर वर्क अपॉन क्या होता है एफिशिएंसी, तो 32 × 22.5 अपॉन LD, ठीक। तो आपको ये 180 हो जाएगा, आप काट दो, तो किससे काट दे 45 की टेबल मुझे याद है तो मैं काट देता हूँ, 4 जा, ठीक, ये 5 जा, तो 4 1 जा, 4 8 जा, तो 8 × 5 कितना हो जाएगा 40। यानी हमें ये पता चला बेटा कि जो 9 आदमी हैं वो कितने दिन में काम पूरा कर रहे हैं 40 दिन में। और यही चीज हमें क्वेश्चन में कितनी दी है y + 20, यानी y + 20 की वैल्यू कितनी है 40, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 20। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक। तो इट मीन्स जो वैल्यू थी y की वो क्या थी 20 थी, ठीक। तो अब आपको ये सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि नंबर ऑफ मेन ही क्या होते हैं एफिशिएंसी होते हैं, वर्क क्या होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। ये सारी चीजें जब आपको पता होंगी, रेशियो का आपको प्रॉपर नॉलेज होगा, तब आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से क्या कहते हैं सॉल्व कर पाओगे। इस पर IBPS PO मेंस ने 3-4 क्वेश्चंस पूछे थे, ठीक। तो अभी तो मैंने आपको एक ही क्वेश्चन बताया, आगे आने वाले समय में जब मैं क्वेश्चन ऑफ द डे और करवाऊंगा तो आपको इसी पर क्या कहते हैं 2-3 क्वेश्चन और करवाऊंगा जो बिल्कुल इसी तरीके के क्वेश्चंस होंगे। क्लियर है इतनी बात, ठीक। तो आज की बात यहीं पर हम खत्म करते हैं, ठीक। अब आज का क्वेश्चन ऑफ द डे भी तो हमको करना है, ठीक। तो पहले आज का क्वेश्चन ऑफ द डे हम नोट करते हैं, सब लोग नोट करिए क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक। देखिए इसको आपको नोट करना है, ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, ठीक। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, क्या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। और ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में करके दिखाओगे। बहुत बच्चे क्या कहते हैं वीडियोस देख रहे हैं लेकिन आंसर नहीं कर रहे हैं। आप, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, भले गलत आंसर लिखिए, ठीक है, लेकिन लिखिए जरूर प्लीज, तभी क्या कहते हैं वो चीजें आपको हेल्प आउट करेंगी, वरना नहीं, ठीक। क्योंकि प्री के बाद आपको मेंस भी देना है, ठीक। तो इसीलिए मैं एक एक क्वेश्चन लेके ऐसा चल रहा हूँ कि जिससे कि साथ में आप एक आध क्वेश्चन मेंस का भी देखते रहें, ठीक। क्योंकि बाद में कितना टाइम मिलेगा, ठीक, आपको कोई आइडिया नहीं है, इसलिए थोड़ा तो क्या कहते हैं अपने आप को एफर्ट डालो और एक आध क्वेश्चन मेंस का भी क्या करो प्रैक्टिस करते रहो, ठीक। क्लियर है। अब एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इसको नोट कर लिया होगा आपने। अब देखिए
मैंने एक क्या कहते हैं चैनल क्रिएट किया है बेटा टेलीग्राम पे भी, ठीक है। तो अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए या मेरा ऐसा प्लान है आगे आने वाले समय में कि मैं आपको क्वेश्चंस की क्या प्रोवाइड कराऊंगा, पीडीएफ प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है, और अगले दिन उसके आंसर्स, ठीक। तो जितने भी आप क्या जो भी पीडीएफ के जो मटेरियल्स होंगे या जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे अगर कोई भी आपको पीडीएफ मटेरियल चाहिए तो वो सब आपको कहाँ मिलेगा, इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा, ठीक। तो आज ही सब लोग क्या कहते हैं इस टेलीग्राम चैनल को ठीक फॉलो करिएगा और धीरे धीरे मैं आपको वहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस और जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके भी पीडीएफ मैं आपको क्या करूँगा, प्रोवाइड करूँगा। और कोई डाउट होगा तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। क्लियर है इतनी बात, ठीक। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्या कहते हैं प्लीज़ चैनल के बारे में बताइए, उनसे कहिए क्या कहते हैं वो फॉलो करें और जो नीडी वन हो उनको ये चीज़ समझ में आए। जो लोग ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं और तब भी उन्होंने मेरा चैनल क्या कहते हैं फॉलो किया है, प्लीज़ आपके नॉलेज में या आपके रिश्तेदारी में कोई भी क्या कहते हैं ऐसा जो बच्चा तैयारी कर रहा हो प्लीज़ उसको बताइए, ठीक, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें। क्लियर है, ठीक। तो आज की क्लास में कंप्लीटली यहीं ख़त्म करता हूँ, ठीक। बहुत थक गया हूँ मैं, लगातार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब अगली क्लास में मैं रेशियो के क्या कहते हैं और कॉन्सेप्ट्स लेकर आऊँगा जो कि हम आगे चल कर सीखेंगे, ठीक है। तो टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अगली क्लास में मिलते हैं।